हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं। आज हम आपको बताएंगे प्रीलिम्स और मेंस का क्या सिलेबस है, यूपीएससी का क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि सिलेबस के साथ स्ट्रिक्टली आपको अधेर होना पड़ेगा, वरना पढ़ने को दुनिया में बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ना नहीं है। सिलेबस में क्या दिया है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो एक बार एक छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में ना एक ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या एग्जैक्ट सिलेबस है और कौन से बुक्स आपको प्रेफर करने हैं। तो आप सभी जैसे जानते हो, सबको पता है कि यूपीएससी में 3 स्टेज होता है। एक होता है जिसका मेरिट में कोई काउंट नहीं, बस आपको क्वालिफाई करना है, दैट इज प्रीलिम्स। एक मिनिमम कट ऑफ होगा, उतना जिसने भी लाया सब क्वालिफाई करेंगे, मेंस में बैठेंगे। मेंस होता है जिसका मार्क्स आपका मेरिट में काउंट होता है, बट उसमें भी आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं सिंपली, जिसका मेरिट में काउंटिंग नहीं होता है। और उसके बाद आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू। इसके भी मार्क्स आपके इन दोनों को मिला के ऐड ऑन होते हैं और तब एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। अब वो कट ऑफ क्या है, कैसे है, उससे भी पहले हम लोग सिलेबस को, ये वीडियो सिर्फ सिलेबस के लिए है। आगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच होना चाहिए जो कि आपके क्लासेस में चल ही रहा है। यहाँ हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स आपका क्या होता है ना, 2 पेपर होता है, GS1 GS2 कहते हैं हम जिसे। GS1 GS2, GS1 आपका क्या होता है ना, पूरा जनरल स्टडीज है, जिसमें आपके क्या है कि देखिए, जिसमें आपका जो भी आप पढ़ोगे, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, वो सब आता है। ये जनरल स्टडीज है। GS2 आपका क्या होता है, CSAT एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मतलब है कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, छोटे मोटे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, कुछ आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, वो आते हैं। इसमें आपको 33% लाना होता है। देखिए 33, ये यूपीएससी का पीडीएफ है, ये अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट यूपीएससी का पीडीएफ है। तो ये जो आपका क्या है, कह रहा है क्या 2 कंपलसरी पेपर होगा, मतलब देना ही देना है, ऐसा नहीं कि आप एक दे सकते हैं। 200 नंबर का होगा। पेपर 2 में आपको सिर्फ 33 मार्क्स लाने, यानी कि 33% लाने, यानी 66 मार्क्स लाना है। उसके बाद आप जो भी लाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वालिफाइड हो। यहां आपका एक कट ऑफ होता है। पेपर 1 में जो है ना, पेपर 1 में एक कट ऑफ मार्क्स होता है, जो कि हर साल वैरी करता है। मोर और लेस मान के चलो कि 200 में से अगर किसी का 95 प्लस है तो वो कट ऑफ के रेंज में आ जाता है। कभी 90 रहता है, कभी बहुत 2023 में आपका सबसे लोएस्ट गया था, 70s में भी जा सकता है। लेकिन एक सेफ स्कोर की, भले ही पेपर कितना भी, क्योंकि ईजी होता है तो कट ऑफ हाई होता है, टफ होता है तो कट ऑफ लो होता है। तो अपने आप को एक बेस्ट पोजीशन पे रखने के लिए 100 प्लस, आप 100 प्लस हो तो आप पेपर ईजी है, टफ है, आप उस रेंज में आ जाओगे। ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। अब दोनों ही भाषा में आपके पेपर पब्लिश होते हैं। मेंस की बात करें तो ये मेरिट में काउंट होता है। इसमें देखिए 2 पेपर है, पेपर ए एंड पेपर बी। ये आपका बी कंपलसरी है कि इंग्लिश ही होगा। पेपर ए कोई भी जो इंडियन लैंग्वेज है, जो कि 8 शेड्यूल में आता है, आपको पता होगा 22 लैंग्वेजेस है। 8 शेड्यूल में पहले 14 था, फिर 1 ऐड हुआ, 15 हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, 18 हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, 22 हुआ। इस 22 शेड्यूल लैंग्वेज में से कोई भी, जैसे सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, हिंदी, कुछ भी जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो एक पेपर आपको लेना ही लेना है। उसमें सिर्फ क्वालिफाई, ओनली क्वालिफाई, ये दोनों पेपर जो है ना, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 25% मार्क्स के अप्रॉक्स लाना है। आराम से इसमें जो है ना 30-40% मार्क्स आराम से आ जाता है एक बेसिक लैंग्वेज के, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर रहता है। जैसे हिंदी है तो उसमें आपको पर्यायवाची पूछेगा, विलोम पूछेगा, स्टेटमेंट को शुद्ध करना है, और जो आपका एक छोटा सा एस्से होगा, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, और एक होता है कि बड़ा पैराग्राफ को छोटे से में प्रेसी राइटिंग करना होता है, जिसके आप नहीं भी प्रैक्टिस करो ना तो क्वालिफाइंग मार्क्स आप आराम से ले आओगे। 40-45% कहीं नहीं रखा है। उसके बाद आता है क्या, जो मेरिट में काउंट होंगे, फॉर मेरिट। ये सारे पेपर आप देखो 250-250 नंबर के, सारे के सारे, जिसमें से आपका जो पेपर 1 है वो एस्से है। अब ऐसे फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, करंट बेस्ड ऐसे आते हैं, नॉर्मल एक सिंपल सा ऐसे आता है। कुछ भी एक टॉपिक होगा जिसमें आपको अपनी बातों को प्रकट करना होगा 10-12 पन्नों में, और ये उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। और कट ऑफ हर बार क्या होता है ना, अपने अपने हिसाब से होता है, जैसा पेपर होता है उस हिसाब से आपका कट ऑफ है। लेकिन ये मान के चलते कि भाई 550 प्लस होता है टोटल मार्क्स में ना, तो एकदम सेफ स्कोर में रहते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज 1 आता है। इसमें मान के चलो आपका हिस्ट्री वाला और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। देखिए, इंडियन हेरिटेज, कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर, ये हो गया आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर फेमस है, आर्ट एंड कल्चर हो गया। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी किसका किसका, वर्ल्ड का और फिर
साथ में सोसाइटी। हिस्ट्री जो है एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का एक अलग से भी जो ढांचा होता है ना, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, वुमेन का क्या इशू है, डिप्रेस्ड क्लासेस की, वो हो गया। साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा यहाँ पे और हिस्ट्री भी। और सोसाइटी एडेड, इसका मतलब है कि अपने सोसाइटी का भी हिस्ट्री आपको जानना है, और हिस्ट्री जान के रखिए कि मॉडर्न, मोस्टली मॉडर्न, एंशियंट और मेडाइवल से आपका नहीं रहेगा। GS2 PSIR की बात करता है, मतलब पॉलिटी वगैरह की मोस्टली है। पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वही जो आप पढ़ते हो आर्टिकल 1 से लेके, और मतलब क्या है कि आप यूनियन टेरिटरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके जितना चीज आप पढ़ते हो लास्ट के इलेक्शन तक, वो सब। गवर्नेंस, कि जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है उसको रियल लाइफ में कैसे करके गवर्नेंस में आते, गुड गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नमेंट जैसे काम करती है, चीजों को जैसे मैनेज करती है, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नेंस। उससे समाज में क्या जस्टिस आता है वो पढ़ना है, कुछ नहीं है, सब रिलेटेड है। वही आर्टिकल्स जो आप वहां पढ़ते हो कि आर्टिकल 15, 16 डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, वो सोशल जस्टिस में वही आएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस, तो खैर ये तो प्रीलिम्स में भी है, पढ़ना ही है। रिलेशंस कैसे चला, पॉलिटी, गवर्नेंस, जब अपने देश का पढ़ रहे हो तो दूसरे के साथ भी आपके क्या रिलेशन है वो जानना पड़ेगा। तो ये हो गया, एकदम सिलेबस एकदम कंठस्थ होना चाहिए। GS3 हो गया, साइंस टेक, और इसकी बात करता है तो देखिए हाँ, साइंस टेक है, टेक्नोलॉजी मतलब साइंस की बात हो रहा है, साइंस एंड टेक। इकोनॉमी हो गया, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट की बात हो रही है। उसके बाद सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर में, और इन्वायरमेंट की बात होगी तो ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि ऐसा स्यूडो डायलेमा में रख देता है ना ये टॉपिक। कभी लगता है कि मुझे एथिक्स में सब आता है, कभी लगता है कुछ नहीं आता है, ऐसा टॉपिक है। बट ये ठीक है, बहुत आराम से और बहुत एक लॉजिक जनरल आपके लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड है। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर एक ही सब्जेक्ट के, याद रखिएगा एक ही सब्जेक्ट है बट पेपर कितने हैं, 2 पेपर है। और जो लिस्ट में दिया है उसी में से आपको कोई ऑप्शनल चूज करना है। और दोनों 250 मार्क्स का, मतलब 250, 250, 250, 250, 250, 250, एक और 250, तो कितना हो गया, 3, 3, 6, 7। तो 250 गुने 7 कर लीजिए तो उतना आपका मार्क्स आ जाएगा। तो ये मतलब है कि यहां पे आ गया कितना, 1750 नंबर का ये सब टोटल हो गया। 1750, 275 का ये पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि 2025। इसमें अगर आप जो है ना नियर अबाउट अगर जो इंसान 150 प्लस होता है ना टॉपर बनने का, उसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। तब सोच सकते हो कट ऑफ क्या है, यानी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा। तो ये तो हो गया आपका इसका। अब पर्सनालिटी टेस्ट में क्या पूछेगा, तो ये मत पूछिए क्योंकि वो पर्सनालिटी का टेस्ट कर रहा है। एट द मोमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ के जाते हो वही पूछता है, आपकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करेगा कि आप डिप्लोमैट बनने लायक हो भी कि नहीं। अब उसके बाद थोड़ा सा ये आपके सब्जेक्ट के लिस्ट है, ये देख लीजिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ये आपकी लैंग्वेजेस का लिस्ट है, ये आपको देख लेना। PDF इजीली अवेलेबल है, ग्रुप पे भी, टेलीग्राम पे भी आपका अवेलेबल है, डाउनलोडेबल भी है, गूगल पे जाके भी आप कर सकते हो। उसके बाद बाकी सब बेसिक है कि वो क्या एलिजिबिलिटी है, रिजर्वेशन का क्या है, PWD का क्या है, वो सबसे मतलब नहीं, सिलेबस हमें देखना है। प्रिलिमिनरी के लिए देखिए सिलेबस क्या है, बहुत छोटा सा लिखा है, लगता है ये बहुत ईजी है, लेकिन ध्यान से देखो ये कह रहा है नेशनल इंटरनेशनल, मतलब दुनिया जहान में जो चल रहा है वो करंट अफेयर जानना है आपको। इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग कर दिया, यानी कि बात कर रहा है कि भाई मॉडर्न तो आपको पढ़ना ही है, साथ में अलग से लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि यहां पे आपको एंशिएंट भी पढ़ना है और मिडाइवल भी पढ़ना है। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड दोनों का ज्योग्राफी, यहां मॉडर्न नहीं है, सॉरी यहां वर्ल्ड हिस्ट्री आपको उतना नहीं पढ़ना है, इसलिए अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भी पढ़ के जाते हो ना कोई दिक्कत नहीं, आपकी कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इसमें पूछ रहा है मेंस में। तो ज्योग्राफी है मतलब फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जितना भी है ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड का, जो ऐसा ना पॉपुलेशन ट्रेंड हो गया, सेटलमेंट हो गया, मिनरल्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंड बाकी ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब का सब पढ़ना है, एवरीथिंग। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, देखो पंचायती राज अलग से दिया है, इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, दिखाने के लिए आपको दिया बस एक लाइन में है, लेकिन पॉलिटी दे चुका है, मतलब आर्टिकल्स वाला फंडामेंटल राइट तो आप पढ़ो ही, उससे कैसे गवर्न, उसके मदद से जो पॉलिटी ने ढांचा बना उसे कैसे गवर्न किया जाएगा वो भी पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब इलेक्शन, वोटिंग बिहेवियर, पार्टी, रीजनल पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट, सब। पंचायती राज है, इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, एंड उसके बाद भी लिख रहा है एटसेट्रा, मतलब करंट अफेयर से कॉम्प्लीमेंट करना।
उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, मतलब सिंपल सी बात है, इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है। देन उसके बाद इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल, मतलब ये है इन्वायरमेंट की बात। एंड जनरल साइंस है। जनरल साइंस का मतलब है कि जो आपका एक बेसिक होता है ना, बेसिक कह सकते हो 10th लेवल का, अप टू 10th, एंड प्लस करेंट अफेयर जो चल रहा है उसको कंप्लीमेंट करना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना है, डर नहीं जाना है, पढ़ना क्या है लिमिटेड है, और क्या क्या है वो आपको पता चलता रहेगा। उसके बाद पेपर 2 है, तो इसमें देख रहे हो बेसिक न्यूमरेसी, ये भी समझ जाओ ना कि ये अप टू क्लास 10th के लेवल का आपसे बेसिक इंग्लिश, बेसिक ये नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब छोटे छोटे चीज चेक करेगा। इसके लिए आपको 33% लाना है, काम खत्म, क्वालिफाई कर गए। बस यही है कि इतने हल्के में मत ले लेना कि उधर जीएस में आपको 150 आ रहा है और इधर आप जो है 70 जो 66 नंबर लाना है वो आप ला नहीं पा रहे हो, 50 नंबर 55 नंबर पे अटके हो। बस इतने हल्के में नहीं लेना। अब मेंस की बात करें तो मेंस में आपका क्या है कि जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज है उसमें ये पैटर्न चलता है, बताए थे आपको कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होगा, उसके बाद प्रेसी राइटिंग होता है, मतलब बड़ी सी चीज को छोटे फॉर्म में, और जो नॉर्मल सा वोकैबुलरी है, शॉर्ट एसेज वगैरह, वोकैबुलरी नंबर से मतलब ऑपोजिट हो गया, सिनोनिम हो गया, ये सब। वैसे इंडियन लैंग्वेज में भी आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, प्रेसी राइटिंग होगा, वोकैबुलरी, शॉर्ट एसे और ट्रांसलेशन। ये बेसिक चेक करता है कि एक भाषा का इसको पकड़ है कि नहीं है। उसके बाद पेपर 1 हो गया एसे। ऐसे आप जानते हो कि इसके लिए कोई बुक है ये है नहीं, आपकी वो कला है, आपको वो टॉपिक पकड़ना, रीडिंग आना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहो, करंट अफेयर पढ़ते रहो, एक एनालिसिस क्रिटिकल व्यू डेवलप करो कि हर एक इशू का आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारा पता हो, नेगेटिव है तो उसको एड्रेस करने के लिए वे फॉरवर्ड पता हो। तो बस ऐसे इतना ही है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में मतलब जनरल स्टडीज 1 जो बताए थे ना कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड का, इंडिया का, ज्योग्राफी है एंड सोसाइटी है। इसमें देखिए ध्यान से, इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, बहुत ध्यान से देखना है। फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, मतलब आर्ट एंड कल्चर में कुछ नहीं छोड़ना है, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक, मतलब जो आपके पैलियोलिथिक पत्थर पे जो कुछ कुछ चीज था, आईवीसी में था, वहां से लेके यहां तक आपको चलना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको देखना है लगभग मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, मतलब एंशियंट मिडाइवल आपको वो जो मुगल एरा वगैरह है वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, उसका जो लास्ट का जो लेटर मुगल्स है जिसका मॉडर्न हिस्ट्री पे इंप्लीकेशन है उससे आएगा। फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब प्योर मॉडर्न जो आपका आ जाता है 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में। एंड इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे कंट्री को ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी बात जनरल स्टडीज 1 में है। साथ ही साथ आपका हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें क्या क्या देखो ध्यान से, वर्ल्ड में कब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, वर्ल्ड का जो वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब हो गया। नेशनल बाउंड्रीज कैसे तय हुए, कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली इधर कैसे अरेंज हुआ, कॉलोनाइजेशन के बाद उसका हटना, पॉलिटिकल फिलोसफीज जैसे कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मतलब रशियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आपको थोड़ा बहुत देखना है। सोसाइटी और इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में देखना है। वुमेन और वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, रीडेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, बहुत ध्यान से देख, मतलब जिसका भी सोसाइटी में रोल है, सोसाइटी में क्या क्या आता है आपका, पॉलिटिक्स आता है, सोशियो कल्चरल आता है, वुमेन आती है, आपके मेन आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या, डेमोग्राफी इश्यूज आता है, डाइवर्सिटी आता है, फैमिली का स्ट्रक्चर आता है, ये सब देखना। समाज पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है, कैसे एम्पावरमेंट होगा, कम्युनलिज्म कैसे प्रॉब्लम है, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म क्या फायदा क्या नुकसान है, वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है जो आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर आपका क्या है कि क्या फैक्टर है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, ये टॉपिक आपको देखना है ध्यान से, अलग से, ज्योग्राफी के बाद अलग से दिया हुआ है। और उसके बाद जियो फिजिकल फिनोमेना, मतलब ज्योग्राफी ऑब्वियसली आप फिजिकल ज्योग्राफी कोई पढ़ ही रहे हो, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, मतलब जो भी जियो फिजिकल फिनोमेना है जो फिजिकल चीजों पे अफेक्ट करता है वो हो गया। और इसके साथ साथ आपका क्या है कि इसका जो लोकेशन है, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है, एंड देन फ्लोरा फौना पे क्या असर पड़ता है, मतलब ये चीजें आपको देखनी है। जो फिनोमेना अलग से स्पेशली मेंशन कर दिया कि जरूर देखना, हम पूछेंगे क्योंकि करंट में रहता है ना, कभी कभी जो है जैसे अभी रिसेंट में पापुआ न्यू गिनिया में हुआ, इंडोनेशिया में इरप्शन होता रहता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये सब होता रहता है, तो ये आपको जानते रहे, मतलब करंट अफेयर पे कमांड होना चाहिए। गवर्नेंस में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से लेके बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट, फीचर, इवोल्यूशन सब देखना।
यूनियन स्टेट का क्या फंक्शन, ये है मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर। उसके अलावा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको जानना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से आपको एक बार कंपेयर बेसिक सबसे नहीं करना है, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, इससे एक मोटा मोटी अंदाजा जहां से हम लोग कुछ कुछ अपना लिए है ना प्रोविजन, उससे आपको कंपेयर करना है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का, स्टेट लेजिस्लेचर को देखना है आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मतलब इलेक्शन वाला जितना भी पॉइंट्स है उन सबको देखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, एनजीओ, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर स्कीम्स, मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड सारा फैक्ट है। उसके बाद है आपका क्या, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी, हंगर। देन गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, रीजनल एंड ग्रुपिंग, नेबरहुड रिलेशंस, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। मतलब है कि बेसिक आप समझ के रखो कि कुछ नहीं है जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो ना, आप प्रीलिम्स के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ा जाता, आप मेंस के ही को ही लेके पढ़ो। अंतर बस इतना ही है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूज कर पाओगे मेंस में और बाकी प्रीलिम्स में नहीं कर पाओगे, नहीं तो सब कुछ सेम है। बस यही है कि जो चीज आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हो उसको उससे कुछ फैक्ट उतार के ऑब्जेक्टिव डाल देगा प्रीलिम्स, मतलब सेम ही सिलेबस है, कुछ अंतर नहीं है, जो सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 3 है, तो इसमें भी वही इकोनॉमी का पूरा डिटेल जितना शुरू करेंगे हम लोग कहाँ से, तो नेशनल इनकम से लेके बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी से लेके टिल हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, WTO, ये सारा वर्ल्ड बैंक सब कुछ वो सब इंक्लूडेड है, ये सब उसी में आता है। बजटिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, देन उसके बाद एग्रीकल्चर वाला पैटर्न, फिर उसके बाद जो सब्सिडीज वगैरह कैसे दिया जाता है, उसका क्या फायदा नुकसान है, फूड प्रोसेसिंग, मतलब ये सारा चीज एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। लैंड रिफॉर्म्स हो गया, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स हो गया, उससे रिलेटेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक, ये सब बेसिक कोड आपका क्या है ना, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको ध्यान से पढ़ना है, आप भी एनालाइज करते रहो, क्योंकि देखिए कोई आपको बेवकूफ ना बना दे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम सा चीज आपको पढ़ाया जा रहा है और आप बेवकूफ बनते जा रहे हो, कोई भी हो, अगर हम हो या कोई और टीचर हो, तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि सिलेबस आपको देखते रहना है। इसके अलावा साइंस एंड टेक हो गया, IT, स्पेस, कंप्यूटर्स हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, डिजास्टर हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आपको ये सब इंटरनल सिक्योरिटी का सारा डिटेल है कि कैसे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, बेसिक टर्म्स क्या है। उसके बाद जो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह हैं उन सबका कैसे डेवलपमेंट हुआ, साथ साथ साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लैक मनी, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब आपको देखना है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड अलग अलग फोर्सेस। उसके बाद आता है एथिक्स, तो एथिक्स के सिलेबस में ये सारा चीज आपको ध्यान से देखना है। ये सब कुछ बेसिक समझ जाओ ना कि एथिक्स के सिलेबस में हर वो चीज जो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एथिक्स के क्या डायमेंशंस है, एथिक्स का क्या एसेंस है, एथिक्स जो होता है वो कैसे आपका फायदेमंद है, एथिक्स मोरालिटी में क्या फर्क है, एथिक्स वर्च्यू में क्या फर्क है, एथिक्स होगा अगर हम करेंगे तो फायदा क्या होगा, ओवर एथिक्स कर लेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, एथिक्स नहीं फॉलो करेंगे, एथिकल नहीं होंगे तब क्या नुकसान होगा। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में पढ़ना है, कुछ कोट्स वगैरह यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। इसके बाद आता है आपका क्या, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। अब इसमें ये आपका क्या है ना कि ये ऑप्शनल चीज है, ये आप अपने अनुसार देख लेंगे कि आपके लिए इसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे कि हाँ आप ज्योग्राफी पढ़ो, एग्रीकल्चर ही पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, जूलॉजी ही पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। जिसमें आपको लग रहा है कि आप अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, जिसमें लग रहा है कि वो टॉपिक आप पढ़े हो, वही ग्रेजुएशन है और वो कंफर्टेबल थे, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप जिससे ग्रेजुएशन नहीं किए हो लेकिन कोई दूसरे सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो। जनरली लोग क्या करते हैं फायदे के लिए कि साइंस से मेडिकल इंजीनियरिंग करके आए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि कोई आर्ट का सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी उठा लिया। उनका मानना होता है ना कि मेहनत हमको कम पड़ेगा, ये ज्योग्राफी और GS में भी काम आ जाएगा, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपके नीड के ऊपर है, आपके जो है एक्सपर्टी के ऊपर है, आप क्या किस तरह से एक्सपर्टीज हो उस हिसाब से ले लेना है। तो उम्मीद है कि आपको सिलेबस का अंदाजा लग गया। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स की रही तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको NCERT तो मस्ट है 6 to 12 पढ़िए। जिनका लग रहा है बेसिक मेरा बहुत स्ट्रांग है ना, जिसका बहुत स्ट्रांग अगर बेसिक है, स्ट्रांग बेसिक है, तो वो 9 to 12 भी ले सकते हैं। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं हम फोमो का सिचुएशन बन रहा है और ये हम वीक हैं, तो आप 6 to 12 जा सकते हैं। NCERT पढ़िए। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स
और ये आप सभी को पता होगा, कोई एक बुक लेना है, ध्यान में रखें। एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक बुक लेना है, ये नहीं कि 4 बुक लेके बैठ गए और फिर कुछ पढ़ नहीं पाए और रिवीजन नहीं कर पाए। कोई भी एक, जैसे पॉलिटी के लिए कुछ लोग डीडी बसु पढ़ते हैं, कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। आप कोई एक लीजिए और ट्रस्ट कीजिए, सब में एक ही इन्फॉर्मेशन है और उसको मल्टीपल टाइम्स 5-7 बार रिवीजन करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई बिपिन चंद्र पढ़ते, कोई स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कोई सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के काम चला लेते हैं। उसी तरह से आर.एस. अग्रवाल हो गया, सतीश चंद्रा हो गया हिस्ट्री एंशिएंट और मेडाइवल के लिए। उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट के लिए कोई पीएमएफ-आईएएस पढ़ते हैं। कुछ लोग आपके क्या है कि इससे एनसीईआरटी से ही काम चला लेते हैं, कुछ किसी कोचिंग के इससे नोट से पढ़ लेते हैं। तो अपना अलग अलग है, लेकिन जो बुक्स है ना, वो अपना एक बुक लेना है और एक बुक से, लेकिन जितना बताए हैं बुक वो सब आपका क्या है, उसमें से कोई एक जरूर लेना है, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड बुक है, सारा कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड किया गया है। तो कुछ भी एक बुक ले लीजिए, जैसे ये रमेश सिंह हो गया, या फिर एनसीईआरटी हो गया इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए भी कुछ एनसीईआरटी हो गया, और साथ में लक्ष्मीकांत या डीडी बसु। तो कोई एक बुक, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ के एकदम ध्यान से इसका नोट्स बना लेना है, इससे आपका हो जाएगा बेस स्ट्रॉन्ग, और इतना हो जाएगा कि आप आराम से जो है ना 60 to 70% क्वेश्चन प्रीलिम्स का, मेंस का अंडरस्टैंड कर लोगे। अब उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ज़्यादा चाहिए मेंस लिखने के लिए, और कुछ वैरायटीज चाहिए, तो आपको इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा करंट अफेयर के साथ, एंड प्लस उसको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक के साथ। 3 चीज़ करना है। तो पहले एनसीईआरटी को फटाफट खत्म कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक्स के साथ। इसमें इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।